हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी पोर्टल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। तो ये अस्थमा होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अस्थमा पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे ये दो लंग्स हैं हमारे और हम यहाँ पे ब्रोंकी के थ्रू हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं। तो जैसे ही आप ये जो ब्रोंकी है, अगर इसका स्पेस इतना है, मान लीजिए ये स्पेस इतना है और इस स्पेस को आप थोड़ा और कम कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो ब्रोंकी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाती है, या ये जो ब्रोंकी है इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अस्थमा इज इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट का मतलब है कि कोई भी चीज़ होना और उसके बाद स्टॉप हो जाना और फिर से बार बार होना। तो अस्थमा का जो अटैक होता है वो इस तरीके से आता है कि एक बार हुआ, फिर बंद हो गया और उसके बाद बार बार आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है, अस्थमा इज इंटरमिटेंट पॉसिबली एलर्जिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज। ये जो एयरवेज हैं इसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, विच इज अकम्पेनिड बाय वीजिंग, कफ, चेस्ट टाइटनेस, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ा ध्यान देने वाली ये है कि जो अस्थमा है वो नाइट में और अर्ली मॉर्निंग, अगर इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो चांस है कि आपको अस्थमा हो। एक्सपीरियंस व्हेन एक्सेल, इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा गया है जो प्रॉब्लम होती है इनहेल करते वक्त नहीं होती है, एक्सहेल जब आप करते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एटॉपिक और दूसरा है हमारा नॉन एटॉपिक। तो एटॉपिक का मतलब है जैसे कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री में है, मम्मी को है, पापा को है, दादी को है, तो ये फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है, कोई जीन है पर्टिकुलर जो उसमें आपको फैमिली हिस्ट्री में आ रहा है, तो या एलर्जिक रिनाइटिस हो गया, फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक, तो ये तीनों जो सोर्स हैं इसकी वजह से अगर है तो आप उसे कहते हैं एटॉपिक। दूसरा है हमारा नॉन एटॉपिक। नॉन एटॉपिक का मतलब क्या है? जैसे आपने कोई स्ट्रेस ले लिया, जैसे होता है ना, कोई ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं, स्ट्रेस लिया या तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, स्ट्रेस की वजह से, कोल्ड की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एस्प्रिन की वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है। एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा आप इसे कहते हैं। देखिए, एक बेसिक साइकिल क्या है कि एक हमारा होता है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड हमारी दो चीज़ें बनाता है। ये जो चीज़ें बना रहा है ये क्या होती हैं? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स, दो चीज़ें बनती हैं एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड पर जब साइक्लोऑक्सीजनेज COX साइक्लोऑक्सीजनेज काम करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, इधर लाइपोऑक्सीजनेज काम करता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। तो ये क्या करता है, जो एस्प्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि जो एस्प्रिन है वो COX को इनिबिट करता है। तो जब ये इसको इनिबिट करता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन तो बनता नहीं। तो एस्प्रिन की जो मैकेनिज्म है कि एस्प्रिन से अस्थमा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट ये देखा गया है कि इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है। पहले तो एराकिडोनिक एसिड से दोनों चीज़ें बन रही थी, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बन, ल्यूकोट्राइन्स भी बन रहे थे। अब प्रोस्टाग्लैंडिन तो बन नहीं रही क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन को किसने इनिबिट कर दिया है? एस्प्रिन ने इनिबिट कर दिया है, क्योंकि एस्प्रिन ने कॉक्स को इनिबिट किया और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना। अब यहाँ जो सेकंड तरफ है तो सारा का सारा जो बन रहा है वो ल्यूकोट्राइन्स बन रहा है। किसके थ्रू? लाइपोऑक्सीजनेज के थ्रू। ये जो ल्यूकोट्राइन्स है ये क्या करता है, ये हमारी जो स्मूथ मसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब जो ये ब्रोंकी है इसको और नैरो कर रहा है। तो जितना कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा उतना ही आपको अस्थमा फील होगा, उतना ही आपको अस्थमा का अटैक आएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा। एस्प्रिन ने कैसे किया? एस्प्रिन ने एक साइकिल को बंद किया तो दूसरी चीज़ बढ़ गई, जिसकी वजह से, और इसका मेन फंक्शन ही होता है स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करना। लेट्स टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। अब देखिए, जैसे ये नॉर्मल एयरवेज हैं, लंग्स हैं और ये ब्रोंकी है, तो ब्रोंकी में जो एयरवेज हैं यहाँ हमारी ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये एरिया जो है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, अगर हम इसको कट करके देखेंगे ब्रोंकी को तो ये एरिया हमें दिख रहा है। बेसिकली हमने अभी देखा कि इसमें होता क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है। वाला स्पेस है, जो बीच वाला स्पेस है ये अब कैसा होता चला जाएगा, वो अब और
बंद होता चला जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होता चला जाएगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या है। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल है, इसके जिसमें डेंड्रिटिक सेल्स मिलती हैं, ग्लोबुलेट सेल्स मिलती हैं। यहाँ हमारी मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल हमारी यहाँ पर भी है। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं लैमिना प्रोपेरिया। ये जो लैमिना प्रोपेरिया है ये क्या है, यहाँ पर हमारी कुछ सेल्स मिलती हैं। मतलब कि हम देखें कि ये एपिथेलियल सेल्स होगी जो हमारी फर्स्ट लेयर है। इसके बाद यहाँ पर एक जो अगेन जो दूसरा हमारी लेयर आएगी वो लैमिना प्रोपेरिया या म्यूकोसा भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे टी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, मास्ट सेल और भी बाकी जो सेल्स हैं, सारा जो प्रोसीजर है बेसिकली वो हमारे यही होता है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो क्या है, ये हमारी जो लेयर है ये है हमारी स्मूथ मसल्स की। अब ये स्मूथ मसल्स की जो लेयर है यही तो आपकी इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। स्मूथ, ये आप मान के चलिए ना पूरा राउंड सर्कल है ऐसा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये स्मूथ मसल्स चारों तरफ से हैं, तो इसी में तो हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हम अस्थमा फील करते हैं। तो ये जो स्मूथ मसल्स है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, फैलेंगी। तो ये कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, कैसे फैलेंगी, यही तो हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इस ये जो स्मूथ मसल्स है, मतलब स्मूथ मसल्स की लेयर के बाद में कौन सी हमारी और चीजें यहाँ पर मिलती हैं, ब्लड वेसल्स मिलती हैं, म्यूकस ग्लैंड मिलती हैं और मैनी मोर्स चीजें। यहाँ हमारी वेगस नर्व होती हैं, वेगस की एफरेंट होती हैं जो इपिथेलियल सेल्स के जस्ट नीचे की तरफ इनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये कब एक्टिवेट होंगी, जब यहाँ पर कोई भी पोलन आके लगेगा, पोलन आके यहाँ पर अटैच होगा तो ये एक्टिवेट होंगी। और एफरेंट जो है वो मैसेज देंगी सीएनएस को और वहां से मैसेज आएगा इफरेंट की फॉर्म में। तो ये आगे हम प्रोसेस है जो नॉर्मली देखने वाले हैं। तो एक सेटअप आपको समझ आया होगा, एपिथेलियल सेल्स, लैमिना प्रोपेरिया जिसमें हमारी कुछ सेल्स मिलती हैं, फिर हमारी स्मूथ मसल्स हैं और उसके बाद हमारा ब्लड वेसल्स, म्यूकस ग्लैंड एंड व्हाटएवर। फर्स्ट स्टेप में हमारा ट्रिगरिंग ऑफ अस्थमा। कैसे ट्रिगर होगा, सबसे पहले अस्थमा फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपोज हो रहा है तो कोई भी बच्चा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है टॉपिक, तो उसमें कोई भी पोलन है। अब ये पोलन जैसे ही हमारे एयरवेज में आया, दिस इज पोलन, और ये पोलन जैसे ही एयरवेज में आएगा, मतलब यहाँ पर आया है, जैसे ही आपने इनहेल किया तो पोलन यहाँ आ गया है। अब ये जैसे ही एपिथेलियल के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये इसको क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस होगा, यहाँ पर इसको इंगल्फ कर लेंगी। और इस जैसे ये यहाँ पर इंगल्फ होगा, यहाँ पर क्या होगा, इंगल्फ कर लिया जाएगा ये। और इंगल्फ करने के बाद जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं, जो इसके अंदर लाइसोसोम वाली प्रक्रिया है वो सामने लगेगी और ये इसको डाइजेस्ट करेगा। और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पर दे दिया जाएगा, टी सेल्स को। टी सेल्स हैं ये फिर एक्टिवेट करेंगी हमारे किसको, बी सेल्स को। अब बी जो टी सेल्स हैं उनसे क्या रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 4 और रिलीज होगा इंटरल्यूकिन 5। ये दो हमारे क्या है, रिलीज होने लग जाएंगे और हमारे बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। बेसिकली जो इंटरल्यूकिन 4 है वो यहाँ पर अटैच होके बी सेल को एक्टिवेट करेगा। लेट मी रिपीट कि यहाँ से पोलन डेंड्रिटिक सेल को मिला, डेंड्रिटिक सेल ने उसको डाइजेस्ट किया, खाया, और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला वो टी सेल को मिला और टी सेल ने दो चीज़ों को यहाँ पर सेक्रीट आउट किया, कह सकते हैं आप, जैसे इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 4। सेक्रीट करने का मतलब ये है कि क्या रिलीज हुआ। तो इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 4 हमारा यहाँ से एक्टिवेट हो रहा है। अब ये जो इंटरल्यूकिन 4 है ये बीटा जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। इंटरल्यूकिन 5 भी काम करेगा, ये हमारी बाद में काम करेगा, पहले 4 काम कर रहा है। और जो बी सेल्स हैं वो जब एक्टिवेट होंगी तो यहाँ से रिलीज होगी हमारी IgE एंटीबॉडीज। बी सेल्स रिलीज करने लग जाएंगी, प्रोड्यूस करने लग जाएंगी IgE एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज कहाँ जाके स्टक होंगी, ये आपके जो मास्ट सेल आप देख रहे हैं यहाँ पर जाके ये स्टक हो जाएंगी। दीज आर द IgE एंटीबॉडीज। अब ये IgE एंटीबॉडीज जब यहाँ जाके स्टक हो जाएंगी, यहाँ पर भी मास्ट सेल है, यहाँ पर भी स्टक हो जाएंगी और यहाँ पर भी स्टक हो जाएंगी। तो जहाँ जहाँ मास्ट सेल है सभी के ऊपर IgE जाके स्टक हो जाएगी।
तो दिस इज द ट्रिगरिंग ऑफ द अस्थमा। फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई है कि सबसे पहले क्या होता है जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है किसी भी पोलन का। तो पोलन जैसे ही आता है डेंड्रिटिक सेल उसको ईट करती है और ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। मास्ट सेल पर आईजी एंटीबॉडी आके मास्ट सेल पर आईजीई एंटीबॉडीज आकर स्टक हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब वो बच्चा है या कोई भी है, जब उसे दोबारा से पोलन का अटैक होगा तो इस बार क्या होगा कि ये सारी चीज़ें तो उसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोबारा से एक्टिवेशन सारा होने की ज़रूरत नहीं है। पोलन डायरेक्ट आएगा और पोलन क्या करेगा, ये जो मास्ट सेल के ऊपर आईजीई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहले से बन गई थी वहाँ आके ये पोलन का बाइंड कर जाएगा। पोलन मतलब हो गया एंटीजन, पोलन का मतलब हो गया एंटीजन, जो भी बाहर से चीज़ आ रही है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है एंटीजन की तरह है। तो ये पोलन जो वो आके अब इस एंटीबॉडी पर बाइंड कर गया है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया है। तो पोलन यहाँ पर भी बाइंड होगा, यहाँ पर भी बाइंड होगा। इसी को हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑन मास्ट सेल। किस पे कॉम्प्लेक्स किसका बना है, एंटीजन और एंटीबॉडी का बना है। एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ से रिलीज होते हैं हमारे हिस्टामिन। ये जो हिस्टामिन है ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेशन कराते हैं। हिस्टामिन रिलीज होने के बाद ये रिलीज करेगा ल्यूकोट्राइन्स C4, D4, E4 एंड PGD2। एसिड पाथवे के थ्रू दो चीज़ें बनती हैं, ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। तो ये जो मास्ट सेल है जब इसके ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो हमारी तीन चीज़ें बेसिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे मास्ट सेल के अंदर जो हिस्टामिन भरा हुआ है वो बाहर निकल आता है और ये क्या एक्टिवेट कर देता है, एराकिडोनिक एसिड पाथवे को एक्टिवेट करता है जिसके थ्रू हमारे ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें भी बेसिकली टाइप आप याद रखिएगा C4, D4, E4 एंड D2। प्रोस्टाग्लैंडिन में D2 हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ल्यूकोट्राइन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे जो स्मूथ मसल्स है उसको करते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट। तो ये करेंगे स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसने क्या किया कि ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन ने स्मूथ मसल को क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी क्योंकि ये जो स्मूथ मसल्स है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मूथ मसल, ये क्या होने लगी हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगी हैं। किसकी वजह से हुई, हिस्टामिन के रिलीज की वजह से, ल्यूकोट्राइन की वजह से और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। यहाँ पे जो मास्ट सेल के ऊपर बेसिकली जो हमारी रिएक्शन हुई थी तो यहाँ से जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बेसिकली जो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, देखिए एक फेज तो हो गया, सेल का एक्टिवेशन हुआ और ये हमारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई और इन्होंने क्या किया, स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन किया। और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो एयरवेज में हमारी मास्ट सेल है, एयरवेज इसमें जो मास्ट सेल है जब वो साइटोकाइंस रिलीज करती हैं तो साइटोकाइंस जैसे ही रिलीज होंगे ये जो लेयर है, ये जो एंडोथेलियल की लेयर है, ये क्या होगी, ये थोड़ा सा इसके बीच में गैप आने लगेगा। तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप आते ही जो पोलन है वो अंदर आएगा और अंदर आने के बाद वो एक्ट करेगा किसके ऊपर, वेगस एफरेंट के ऊपर। और वेगस एफरेंट इसको पहचानेगी एकदम से कि हाँ कोई ना कोई गड़बड़ हुई है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, ये जो पोलन है जैसे ही यहाँ पर एक्ट करेगा ये वेगस एफरेंट मैसेज पहुंचाएगी सेंट्रल को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैसेज है उसके थ्रू एक रेस्पॉन्स आएगा, किसके थ्रू, इफरेंट के थ्रू। दिस इज द वेगस इफरेंट एंड दिस इज वेगस एफरेंट। तो पोलन कहाँ पर एक्ट किया, एफरेंट पर, यहाँ से मैसेज गया सेंट्रल को और सेंट्रल को जाने के बाद जो यहाँ पर मैसेज रिलीज हुआ वेगस इफरेंट में, तो रिलीज होता है हमारा यहाँ पर एसिटाइलकोलिन। और ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है, ये फिर से स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पर हमारे
बीटा 2 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बीटा रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएं तो हमारी जो स्मूथ मसल है वो डायलेट करने लग जाएगी। पहले तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, और जो अगर बीटा 2 हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो हमारे क्या कराते हैं, स्मूथ मसल्स को डायलेट कराते हैं। तो बीटा 2 इसीलिए हमारे लिए जो बीटा वाली जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे लिए अच्छी होती हैं, और हम एसिटाइल कोलिन को क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हम देंगे अस्थमा में, और बीटा 2 को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि बीटा 2 तो हमारे को क्या कराती हैं, डायलेट कराती हैं स्मूथ मसल्स को, जबकि ये क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। तो हमारे जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बीटा को एक्टिवेट करने वाली ड्रग देते हैं और एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करने वाली ड्रग देते हैं। ये एक पॉइंट हुआ जब आप अस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं। इस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है ये चीज़ कि जब ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे एक्टिवेट होते हैं, हमारे 3 तरीके से बेसिकली काम करते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, दूसरा क्या है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। देखिए ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कैसे हो जाएंगे, डायलेट होंगे, उतना ही फ्लूइड बाहर आएगा, और जितना फ्लूइड बाहर आएगा उतना ही ओडिमा होगा। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। तो पहला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो यहाँ पर है, सेकंड देखें तो यहाँ पर है, और थर्ड है कि ये तीनों चीज़ें म्यूकस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देती हैं। तो जो म्यूकस ग्लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बनाने लगती हैं, जिसे आप कफ की फॉर्म में देखते हैं। और ये म्यूकस ग्लैंड यहाँ से सारा जो कफ निकलेगा वो सारा कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी म्यूकस जो आप बार बार थूकते रहते हैं, और बार बार जो आपको ये जो अब ये देखिए ये जो एयरवेज थे, अगर इसके बीच में ज़्यादा कफ आ जाएगा, ये एयरवेज है और इसके बीच में अगर कफ आ जाएगा तो ये रास्ता कैसा हो जाएगा, रुक जाएगा। तो म्यूकस ग्लैंड यहाँ से इतना म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाती हैं कि वो जो रास्ता है वो धीरे धीरे बंद होने लग जाता है, लेट फेज। तो लेट फेज में क्या होता है, जो इंटरलिक्विन 5 बना था इसने इजिनोफिल्स और न्यूक्लियस को एक्टिवेट किया, और जब इजिनोफिल्स हमारी एक्टिवेट होने लग जाती हैं, और ये इजिनोफिल्स हमारी क्या प्रोड्यूस करती हैं, इजिनोफिल्स कुछ कैटायोनिक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, कैटायोनिक प्रोटीन। ये कैटायोनिक प्रोटीन क्या करती हैं, बेसिकली ये कैटायोनिक प्रोटीन्स, ये जो आप वॉल देख रहे हैं ना, ये वाली जो वॉल है एपिथेलियल की, ये इसको डिग्रेड करना शुरू कर देती हैं। वॉल ही, ये जो दीवार है, अगर इसमें कुछ डैमेज होना शुरू होने लग जाएगा तो भी हमारे अंदर इन्फ्लामेशन होने लगेगा, और फिर से क्या कंडीशन आएगी, अस्थमा वाली कंडीशन आएगी। तो ये थी हमारी 3 फेज। फर्स्ट था ट्रिगरिंग ऑफ अस्थमा, सेकेंड था इमीडिएट फेज, एंड थर्ड था हमारा सी फेज था लेट फेज। लेट फेज में जो इजिनोफिल्स हैं वो कैटायोनिक प्रोटीन्स बनाने लग जाती हैं, जो बेसिकली हमारी जो एपिथेलियल है उसको डैमेज करने लग जाते हैं, और इससे हमारे बाकी फिर से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सारे स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू।